हेलो दोस्तों। आई होप आपको मेरे पिछले एपिसोड्स पसंद आए होंगे और आप कुछ और जानना चाहते होंगे कि आगे क्या हुआ। अब मैं बैठ के थोड़ा आराम से थक गई थी इतना वीडियोस बना बना के, लेकिन मुझे भी यही है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आज हूँ कल ना हूँ, तो आप सबको अपनी कहानी बता सकूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है और यही आपसे शेयर करने के लिए आज पूरा वक्त इसको दे रही हूँ। तो मैंने अब तक आपको बताया क्या हुआ, कैसे मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ने किया और क्यों मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। ऐसे ही उसके बाद उन्होंने शॉप पे आना बंद कर दिया और हम लोग शॉप चलाते रहे। तकरीबन 3 साल के करीब गुजर गए। 3 साल से थोड़ा कुछ महीने और गुजर गए। तो इंडिया में मेरे भाई की शादी थी। मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा रिश्ता आपस में सिर्फ जैसे बाहर दुनिया वालों के लिए हम लोग हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन हम लोग अलग अलग जिंदगी एक ही छत के नीचे जी रहे थे। मैं बच्चे को देखती थी, घर का सारा काम, दुकान में साथ काम करवाना, और वो उनका काम था जब दिल करे शॉप में बैठे हैं और शाम के वक्त अक्सर अल्कोहल का गिलास लेके वहाँ बैठ जाना और उन्होंने शराब वगैरह पीनी। पहले दुकान की शॉपिंग होलसेलर से जाके वो किया करते थे, लेकिन बाद में वो काम भी मुझे करना पड़ा। मैं ड्राइव कर लेती थी, तो मैंने खुद ही होलसेलर्स के पास जाना शुरू किया और दुकान के लिए सारा सामान लेके आती। उन्होंने पहले भी, बेटा पैदा होने से पहले भी, जब उनके पेरेंट्स चले जाते थे तो बहुत ही कम काम करते थे। जब मैं बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी, 8th मंथ, तब तक मैं कई बार शॉप में पेंट करना, तो पूरी दीवारों को मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ के, 8 मंथ प्रेग्नेंट, और मैं खुद सारी दुकान को पेंट करके, और ये आदमी सामने बैठा रहता था, कुछ करता नहीं था। बस सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के साथ जो काम करवा दिया करवा दिया। और उसके पेरेंट्स के जाने के बाद भी वो काम और भी ज़्यादा उसका बढ़ गया कि उसने ना तो कोई सफाई दुकान में करनी, ना कुछ करना। कभी कभार किसी कस्टमर को सर्व कर देना, उनको जो सामान चाहिए उनको दे देना और वहाँ से उनसे पैसे लेके रख लेने। अदरवाइज सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और बेटा तकरीबन 3 सवा 3 साल का हो गया था। तो जस्ट दो अजनबी एक छत के नीचे इकट्ठे रह रहे हैं, ये जिंदगी थी हमारी। लेकिन मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ना की हो। घर में कपड़े धोने, और खाने बनाना, सफाइयाँ करनी, बच्चे को देखना, हर सब कुछ किया मैंने, और काम भी साथ किया, पूरा काम किया। बड़ी ईमानदारी से मैं अपनी और अपने बेटे की जिंदगी चला रही थी। तो भाई की शादी का वक्त आया तो मैंने घर में बात की कि मुझे इंडिया जाना है। मेरे कजन्स वगैरह जो मेरे से बहुत, हम लोग अटैच्ड हैं आपस में, मेरी कोई बहन नहीं है, तो मेरे मामा की 3 बेटियां हैं, वो मुझे सगी बहनों जैसी हैं। तो वो लोग भी इंडिया मेरे भाई की शादी पे जा रहे थे।
तो हम लोग इकट्ठे जाना चाहते थे। शादी से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले हम लोग एक फ्रेंड्स के यहाँ गए हुए थे। उन्होंने खाने पे बुलाया था हमें, हम वहाँ गए शाम को अपनी दुकान बंद करने के बाद, और वहाँ बैठ के हमने इकट्ठे फ्रेंड्स के साथ खाना खाया। और हस्बैंड की जैसे आदत है, और वैसे भी हम पंजाबियों में, सिखों में खासकर ये बात है कि जहाँ भी शाम को आप खाने पे जाएं वहाँ अल्कोहल सर्व की जाती है। तो वहाँ भी उस दिन अल्कोहल सर्व की गई, और मेरे एक्स ने खाते खाते वहाँ सबके सामने ये कहा कि हम लोग तो भाई बहन जैसे रहते हैं, हमारा हस्बैंड और वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है। अब आप अपनी बीवी की बाजार में लोगों के सामने ऐसे बेइज्जती कर रहे हो, तो सोचें वहां क्या गुजरी होगी। सब लोग इकट्ठे, जैसे आप दस्तरखान लगाते हैं पाकिस्तान में, वैसे ही हम लोग नीचे बैठ के सबने खाना रखा हुआ था, हम लोग खाना खा रहे थे, और सबके सामने, दोस्तों के सामने मेरे एक्स ने ये बात कही। अब जो मैं आगे बताने वाली हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचें कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए यहाँ ओपन में, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मैं किसी की बेटी थी, आपकी भी बेटियां हैं, और आपकी बेटी किस किस दौर से गुजरती हैं, क्योंकि आप उन्हें चुप करवा देते हैं, वो खुद ही अंदर घुट घुट के मरती हैं, अपना दुख किसी से बांट नहीं सकती हैं। अपनी बेटियों को हक दीजिए बोलने का कि वो कैसे सफर कर रही हैं, क्या क्या वो सह रही हैं। अपनी बेटियों को हक दीजिए और उनकी बात सुनिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि चलिए घर चलें। फटाफट खाना खत्म किया और हम लोग घर के लिए निकले। घर पहुंचे, बेटे को सुलाया, हम लोग सोने लगे। तो मैंने अपने एक्स हस्बैंड से कहा, आपको मेरे बदन को यूज करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं। लीगली अभी मैं आपकी बीवी हूं, आप चाहें तो मुझे यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ जिस्मानी रिश्ता आपके साथ बन सकता है, मेरा दिल का आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो उस बदतमीज इंसान ने क्या किया, वो ही रिश्ता कबूल कर लिया। बहुत अजीब बात बताने वाली हूं, जो शायद सुन के मर्द लोग जो मेरे यहाँ मेरे चैनल पे मेरे साथ हैं, हो सकता है वो मुझे गलत कहें, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी मैंने जी है ना, वैसी पहले ये मर्द जी के बताएं और तब मेरे से सवाल करें या मेरे बारे में कुछ कहें। मेरे एक्स ने मुझे यूज किया, और उधर मैंने अपने भाई की शादी पे जाना था। जब उसने मुझे यूज किया, मैंने कस के एक तमाचा उसके मुंह पे मारा,
और कहा कि आज के बाद लोगों में बैठ के ये मत कहना कि तुम्हारा और मेरा भाई बहन का रिश्ता है। और बात खत्म। मैं अपने रूम में, वो अपने रूम में। बात आई गई हो गई। और उसके हफ्ते बाद इंडिया जाने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना पड़ता था। आजकल बहुत लोग नहीं लगवाते हैं, लेकिन उस जमाने में ज़रूरी था कि आप टाइफाइड का और वैक्सीनेशन लगवाएं और साथ में मलेरिया वगैरह की आप दवाइयाँ साथ लेके जाएं। तो मुझे वो वैक्सीनेशन लगवाना था। तो हफ्ते बाद मैं गई तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा, आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं? तो मुझे उस दिन वाली बात कुछ याद ही नहीं थी कि क्या हुआ। तो मैंने डॉक्टर से कहा, नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे था कि मेरे हस्बैंड और मेरा तो ऐसा रिश्ता ही नहीं है। मैं वो एक रात वाली बात भूल गई और डॉक्टर ने वैक्सीनेशन लगा दिया। अब उसके एक हफ्ते बाद मुझे इंडिया जाना था। उस एक हफ्ते में मुझे पता चला कि मेरी बेटी इस दुनिया में आने वाली है। और उसकी शुरुआत कैसे हुई ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने जाके डॉक्टर को कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मुझे लग रहा है कि मैंने कंसीव किया है। डॉक्टर बहुत नाराज हुई कि तुम्हें पता है इस इंजेक्शन का बच्चे के ऊपर क्या असर हो सकता है। तो तब मैंने डॉक्टर को सारी स्टोरी बताई कि घर में क्या हालात है। डॉक्टर ने फटाफट हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट है वहां उनसे बात की कि क्या किया जा सकता है। तो ये तय हुआ कि अभी बहुत अर्ली है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं जब इंडिया से वापस आऊं हो सकता है मुझे इस बच्चे को जाया करना पड़े। वो मैं इंडिया गई, 3 महीने वहां रही शादी के बाद, लेकिन हर दिन सहमी हुई कि क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। नॉर्मली एक औरत जब माँ बनने लगती है तो अपने खाने पीने का ध्यान रखती है कि उसके अंदर एक और जान पल रही है, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे। तीन महीने के बाद मैं इंडिया से वापस आई। डॉक्टर्स ने कहा जब मैं वापस आई कि नहीं, हमने काफ़ी कंसल्टेंट्स से बात की है कि कोई बच्चे के ऊपर असर नहीं होगा, तो आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, मानना पड़ता है और मेरे लिए भी खुशी की बात थी। और वो पूरा टाइम मैंने दुआएं मांगी कि मेरी बेटी हो।
हर रोज़ दुआएं मांगी कि मुझे बेटी चाहिए, प्लीज़ अल्लाह ताला, हे भगवान, हे वाहिगुरु, मुझे बेटी दें। और मेरी बेटी पैदा हुई। बहुत कमज़ोर थी और देखने से ठीक थी, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं थी, लेकिन कमज़ोर थी। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी और जब स्कूल गई लेकिन स्कूल से पहले इसके बीच की बात एक रह गई है। आई थिंक ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको अगले व्लॉग में बाकी की बात बताऊंगी। मैं सॉरी हूँ, बात शुरू करने लगी थी लेकिन ऑलरेडी ये व्लॉग 16 मिनट का हो चुका है। हो सकता है आप में से कुछ तंग आ जाएं और इस बात को सुने ही ना, तो फिर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अभी इसको यहीं बंद करती हूँ, बाकी की बात कल बताऊंगी आपको। अल्लाह हाफिज़।